हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 7 ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए हम एक नया मेथड सीखेंगे जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। लास्ट के लेक्चर नंबर 5 और 6 के अंदर हमने वैल्यू एडिशन मेथड कवर किया है और इनकम मेथड को कवर किया है, और आज हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए जो लास्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, उसको कवर करेंगे। सो अगेन, बिफोर स्टार्टिंग आवर एक्सपेंडिचर मेथड, लेट्स जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि एक्सपेंडिचर मेथड का जो ओरिजिन है वो होता कहाँ से है, और उसको समझने के लिए अगेन वी विल गो बैक टू आर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेकिन मैं खाली छोटा सा पार्ट कवर करूँगा। हमें पता है कि हमने जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था सिंपलर मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल, तो हाउस होल्ड था और उसके सामने फर्म्स थे या प्रोड्यूसर्स थे। हाउस होल्ड का काम क्या होता है? फैक्टर सर्विसेज जैसे कि लेबर की सर्विस हो गई, लैंड की सर्विस हो गई, कैपिटल की सर्विस हो गई और फाइनली एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विस हो गई। ये सर्विसेज प्रोवाइड करना था फर्म को, और फर्म इन सर्विसेज को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाता था। और ये गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फर्म प्रोड्यूस कर रही है हाउस होल्ड के फैक्टर सर्विसेज को यूज करके, हाउस होल्ड इस गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपेंडिचर फर्म्स को पे करते थे। हाउस होल्ड कंज्यूम करते थे गुड्स एंड सर्विसेज और बदले में इनको क्या करते थे? खर्चा करते थे, एक्सपेंडिचर करते थे। जब हम नेशनल इनकम को कवर करते हैं बाय ट्रैकिंग द एक्सपेंडिचर, तो उसको एक्सपेंडिचर मेथड का नाम दिया जाता है। अगेन, हम सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और फिर हम इसका जो फाइनल मेथड है, जो फाइनल फॉर्मूला है, उसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि हमने डेवलप किया था एक सिंपलर मॉडल, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है, अगर मैं सिर्फ इंडिया का ही एग्जांपल लूँ तो इंडिया सिंपल मॉडल नहीं है। मतलब यहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म्स के अलावा बहुत सारे एजेंट हैं। दूसरी, इंडिया अब एक क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी के अंदर पहले छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। हमारी इकोनॉमी जब क्लोज होती है तो इसका सिंपल सीधा कहने का मतलब है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो अलाउड नहीं होते। फॉरेन प्लेयर्स आर नॉट अलाउड। जब इकोनॉमी ओपन होने की बात होती है तो हम कहते हैं कि नाउ द फॉरेन सेक्टर कैन ऑल्सो एंटर इनटू आवर मार्केट। दे कैन बी अ बायर एंड दे कैन बी अ सेलर इन द इंडियन मार्केट। इसीलिए इंडिया के अंदर जब हम एक्सपेंडिचर मेथड को ट्रैक करते हैं तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको हमें ट्रैक करना पड़ता है। एग्जाम्पल, हाउस होल्ड जब खर्चे करता है तो हम उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड ने किसी को अपना घर किराए पे दे दिया, तो जो अगला बंदा उसको किराए पे खरीदेगा, किराए पे लेगा, तो वो रेंट पे करेगा। तो रेंट क्या है? रेंट एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। उसके बाद जब गवर्नमेंट खर्चा करती हैं तो गवर्नमेंट के खर्चे को हम बोलते हैं जी। जैसे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे आर्मी को बनाया हुआ है, तो आर्मी के जितने भी पर्सनल हैं उन पर्सनल को पेमेंट की जाती है, सैलरी जाती है, उनको वेजेस जाती है, उनके कैंटीन का खर्चा होता है, उनके रिटायरमेंट का खर्चा होता है। उसके बाद हाउस होल्ड और गवर्नमेंट हो गई। फिर आते हैं हमारे पास फर्म्स और प्रोड्यूसर्स। फर्म्स और प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? अभी हम बेसिकली ये मान के चलेंगे कि फर्म्स और प्रोड्यूसर्स भी खर्चा करते हैं, फैक्ट्री बनवाते हैं, और वो भी बहुत सारे बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्म्स और प्रोड्यूसर जो खर्चा करते हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे। एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्ली इनको हम डील करेंगे एक बार ये फॉर्मूला समझने के बाद। और फाइनली, क्योंकि इंडिया एक ओपन इकोनॉमी बन चुका है, यहाँ पे एक्सपोर्ट भी होता है और यहाँ पे इम्पोर्ट भी होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ से सामान खरीदा जाता है फॉरेन प्लेयर्स द्वारा। फॉरेन प्लेयर्स इंडिया में आके सामान खरीदते हैं तो उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट। और एम क्या है? जब इंडिया का कोई बायर अमेरिका से, कनाडा से, श्रीलंका से सामान इंडिया में मंगवाता है तो उसको बोला जाता है इंपोर्ट। अब ये भी तो आपका एक्सपेंडिचर है। आपने खर्चा किया, खर्चा करने के बाद जो फॉरेन प्लेयर इंडिया में आके खर्चा कर रहा है वो भी तो हमारे एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। तो नेट एक्सपोर्ट को भी हम क्या करके चलते हैं? अपने एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं, नेट एक्सपोर्ट। नाउ, जो एक्सपेंडिचर मेथड है इट कैन बी ब्रीफली डिवाइडेड इनटू 2 मेथड्स। एक्सपेंडिचर मेथड की जो ब्रीफ 2 मेथड है, एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं इनकम डिस्पोजेबल मेथड, और दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिस्पोजेबल मेथड। ये जो प्रोडक्ट डिस्पोजेबल मेथड है ये सिंपली एक बात करता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर फाइनल प्रोडक्ट कितने डिस्पोज हो रहे हैं आप उनको काउंट कर लीजिए। अब ये फाइनल प्रोडक्ट किसी प्राइवेट कंजम्पशन के लिए भी हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट की कंजम्पशन के लिए भी हो सकते हैं, किसी फर्म या प्रोड्यूसर की कंजम्पशन के लिए हो सकते हैं, या ये फॉरेन प्लेयर्स की कंजम्पशन के लिए भी हो सकते हैं। इनकम मेथड जो कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, दैट इज
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, उसके बाद जो आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है बाय बेसिकली ऑफ फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स। हालांकि इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि बाकी गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करता है, हाउस होल्ड भी पार्टिसिपेट करता है, बट फॉर द टाइम भी हम ये मान के चलते हैं कि फर्म्स और प्रोड्यूसर खर्चा कर रहे हैं। और जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जब हम इस मेथड के थ्रू अपने एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसको बोला जाता है इनकम डिस्पोजेबल मेथड। नाउ इतना सब करने के बाद जब हम अपने एक्सपेंडिचर मेथड को ट्रैक करके नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। हालांकि सी प्लस जी प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये दोनों मिलके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को मिला के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। तो कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, यही मेथड को अब हम थोड़ा ब्रीफ में प्रॉपरली जो कंपोनेंट सरकार यूज करती है उस कंपोनेंट में ब्रेक करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसके अंदर आपको दो आइटम्स हैं जो ब्रेक डाउन करनी है। सबसे पहले होता है फाइनल कंजम्पशन। फाइनल कंजम्पशन का मतलब क्या है, नाम से पता लग रहा है, ऐसी कंजम्पशन जो अपने में फाइनल है, इन अ वे कि ये कंजम्पशन जो है आपने ली और ये यूटिलाइज हो गई। इसके अंदर जितने भी आप डिस्पोजेबल खर्चे करते हैं, आपने कोई खाने पीने का आइटम लिया, अब एक बार आपने खाना खा लिया तो वो खत्म, एक बार आपने मार्केट से जो पिज्जा मंगाया और वो पिज्जा खा लिया वो खत्म, तो वो ड्यूरेबल है। नॉन ड्यूरेबल क्या होता है, आपने मान लीजिए कोई कपड़े खरीदे, आपने अपने घर साफ करने के लिए कोई आइटम खरीदा, वो आइटम नॉन ड्यूरेबल है क्योंकि वो थोड़ा टाइम के लिए चलता है। सारे के सारे ऐसे खर्चे आपके फाइनल कंजम्पशन के अंदर आते हैं। और फाइनली क्योंकि ये सारे खर्चे प्राइवेट खर्चे हैं, इंडिविजुअली खर्चे हैं, हाउस होल्ड के खर्चे हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो खर्चे जो एक प्राइवेट पार्टी कर रही है अपने कंजम्पशन के लिए। अब इसके अंदर एक तो आपको पता ही है कि हाउस होल्ड आ जाएगा, दैट इज आप जैसे हम जैसे लोग आ जाएंगे। एक इसके अंदर एक और पार्टी आती है, उसको हम एक थोड़े सेकंड के बाद डील करेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन के बाद हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट आता है वो आता है जी से उठ के। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये आपका मोटा मोटा सी का कंपोनेंट ही दिख रहा है। जो सेकंड कंपोनेंट है वो आता है आपका जी से उठ के। जी क्या है, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अंदर भी आपको क्या शब्द दिख रहा है, फाइनल कंजम्पशन दिख रहा है, दैट इज जो सरकार खर्चे कर रही है। अब सरकार अगर आर्मी चलाती है तो आर्मी के पर्सनल को सैलरी पे करती है, तो वो सरकार के लिए खर्चा है। सरकार ने अगर कोई रूट वगैरह बनाई, रूट को मेंटेन किया, मेंटेनेंस का जो है वो भी सरकार का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो वो सारा खर्चा पे कहाँ पे जाता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन दोनों के अंदर अगर आपको एक सिमिलैरिटी दिख रही है तो बस ये सिमिलैरिटी दिख रही है कि दोनों के दोनों फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। फर्क दोनों में बस इतना है कि ये प्राइवेट लोग कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट कर रही है। द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर इन बोथ दिस कंपोनेंट इज मोर और लेस सेम। उसके बाद हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ना इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहले यहां पे आपको शब्द देखने को मिला डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब आपके देश की बाउंड्री के अंदर, आपके देश की बाउंड्री के अंदर। और दूसरा शब्द आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसका नाम है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, जिन बच्चों को अकाउंट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है उनको पता है कि आप अगर बिल्डिंग बनाते हैं, आप अगर कोई मशीनरी कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप कोई प्लांट सेटअप करते हैं, तो वो एक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम पेइंग सैलरी और वेजेस और हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस। कैपिटल फॉर्मेशन इज अ लॉन्ग टर्म डील। अब ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है इसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इसको ट्रैक करने के लिए हमारे पास दो सब कंपोनेंट्स हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि आप ये सोच सकते हैं कि जब सरकार ये खर्चे करती है तो एक कैपिटल फॉर्मेशन होता है। आप सरकार करे, हाउस होल्ड करे या कोई भी फर्म्स या प्रोड्यूसर्स करे। अब यहीं पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हाउस होल्ड ऐसे कौन से खर्चे करते हैं जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होती है। सो उसको सबसे पहले हम डील कर लेते हैं। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ भी इसको शॉर्ट में बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको पीएफसी बोला जाता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसको बोला जाता है जीएफसी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो जीडीसीएफ निकालने के लिए जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक
फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज, इसका एक्रोनिम क्या बन गया, GDFCF। और इसको हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इसका मतलब क्या है, आपने जो कैपिटल फॉर्मेशन करी है उसका नेचर क्या है, फिक्स नेचर की है। जैसे कि प्लांट सेटअप किया, कोई हाईवे बनाया, या किसने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाई। सो अगर मैं अपने इकोनॉमिक एजेंट के टर्म्स में देखूं, सबसे पहले मेरे पास इकोनॉमिक एजेंट है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड अपने लिए क्या फिक्स इन्वेस्टमेंट को या क्या कैपिटल फॉर्मेशन करता है, बिल्कुल सही, वो अपने लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाता है। सो अगर हाउस होल्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बना रहा है तो वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर ऐड नहीं होता। अगर आप मैं अपने लिए कोई घर बनाते हैं तो वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का खर्चा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ऐड होता है, जो कि अल्टीमेटली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। अगला एजेंट कौन होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी तो खर्चे करती है जिसके अंदर कैपिटल फॉर्मेशन होता है। जैसे कि सरकार ने कोई ब्रिज बनाया, सरकार ने कोई डैम बनाया, सरकार ने कोई रेलवे लाइन बिछाई, सरकार ने कोई पोर्ट डेवलप किया, सरकार ने कोई रोड डेवलप करी, तो ये खर्चे क्या हैं, ये खर्चे भी फिक्स कैपिटल की फॉर्मेशन करते हैं। ब्रिज बनता है, डैम बनता है, पोर्ट बनता है, रोड बनती है। और फाइनल हमारे पास एजेंट कौन है, एग्जैक्टली हमारे फॉर्म्स या प्रोड्यूसर्स। अब ये लोग क्या करते हैं भाई, ये भी तो प्लांट सेटअप करते हैं, ये भी तो ऑफिसेस बनाते हैं, ये भी तो बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये लोग जो खर्चा करेंगे वो भी कहाँ पे ऐड होगा, वो खर्चा जो कि कैपिटल फॉर्मेशन नीड करे, एक फिक्स कैपिटल को फॉर्म करे, वो खर्चा भी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर जाएगा। जो सबसे मेन बात इसके अंदर समझने वाली यही है कि सर हाउस होल्ड जो रेजिडेंशियल का खर्चा कर रहा है वो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है या फिक्स इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ जैसे ही मैंने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट तो क्या हो गया, फिक्स इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ना इसको समझिए, सरकार जो फैक्ट्री चला रही है, सरकार जो पब्लिक इंस्टीट्यूट चला रही है, उसके अंदर भी कुछ प्रोडक्शन होती होगी। वो प्रोडक्शन भी तो आपकी कैपिटल है, उस पर भी तो आपका पैसा फंसा हुआ है, उसको भी तो यूज करके उस पर भी तो टेक्निकली आपने इन्वेस्ट किया है। सो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आपके पास जो स्टॉक मेंटेन्ड है, अनसोल्ड स्टॉक भी आप उसको कह सकते हैं, या वो स्टॉक जो आपने जो स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर प्रोड्यूस किया गया है लेकिन वो बिका नहीं है। बिक जाता तो किसी ना किसी एक्सपेंडिचर में वो कवर हो जाता, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन जो स्टॉक बिका नहीं है उसको भी तो आपने कवर करके चलना है, तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट ही काउंट होती है। लेकिन वो फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। क्यों, क्योंकि वो आज आपने बना के रख लिया, थोड़े टाइम बाद वो बिक जाएगा, तो इसलिए वो फिक्स नेचर का नहीं है। लेकिन इसको निकालते कैसे हैं, सिंपल सीधा फॉर्मूला है, ये हम ऑलरेडी बहुत बार कवर कर चुके हैं, डिफरेंस इन स्टॉक। दैट इज आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी पड़ी है और उस क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर से आप माइनस कर दीजिए आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी। तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक, डेल्टा स्टॉक। डेल्टा इज अ साइन जो कि हम मैथमेटिक्स के अंदर यूज करते हैं चेंज दिखाने के लिए कि इन्वेंट्री में चेंज कितना आया है। स्टार्टिंग में अगर आपके पास मान लीजिए 10 सीमेंट के बैग्स पड़े थे और साल के एंड में आपके पास 12 सीमेंट के बैग पड़े हैं, इसका मतलब 2 सीमेंट के बैग ऐसे हैं जो बने तो सही उस साल, लेकिन वो सीमेंट के बैग बिके नहीं है, तो वो भी, लेकिन खर्चा तो उसके ऊपर भी हुआ है, पैसा तो उससे भी बनेगा जब वो 2 सीमेंट के बैग बिकेंगे, क्योंकि उनका प्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि उस पर आपकी इनकम लगी है किसी फर्म की, तो इसलिए उनको भी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ऐड करते हैं। और जो फाइनल कंपोनेंट है हमारे इनकम डिस्पोजेबल मेथड का, वो निकल कर आता है आपके नेट एक्सपोर्ट से, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, आपने अपने घर से कितना सामान बाहर बेचा माइनस आपने अपने घर में कितना सामान बाहर से मंगवाया। जो बाहर वाली पार्टी इंडिया में आके खर्चा कर रही है, आपने वो एक्सपेंडिचर भी तो कवर करना है। नाउ दैट एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर इनकम। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर वो खर्चा इंडिया के अंदर हुआ है तो इसका मतलब इंडिया किसी बंदे को मिला होगा, तो उसकी इनकम बनी होगी, तो इसलिए हम नेट एक्सपोर्ट के आइटम को भी ऐड बैक करते हैं अपने इनकम डिस्पोजेबल के अंदर, क्योंकि अगर आपने किसी को सामान बाहर बेचा तो उसने आपको इनकम प्रोवाइड करी है। सिमिलरली इसको हम नेट ऑफ करके इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इनकम का कुछ विड्रॉल भी हुआ है। नेट एक्सपोर्ट के अंदर जो मेन बात आपको जानने वाली है कि जब हम नेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम गुड्स की बात करते हैं, हम सर्विसेज की बात नहीं करते।
तो अगर आपको नेट एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट इंपोर्ट और फैक्टर इनकम के बीच में डिफरेंस जानना है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। इन शॉर्ट, इनकम डिस्पोजल मेथड के अंदर हमारे पास ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं अपनी इनकम, नेशनल इनकम निकालने के लिए। अब एक छोटा सा पार्ट है जो हमने स्किप कर दिया था जब हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ रहे थे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। कोई हाउस होल्ड है, उस हाउस होल्ड ने अपने लिए कोई फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, ड्यूरेबल हो या नॉन ड्यूरेबल हो। सरकार भी हमने कवर कर ली, लेकिन इंडिया के अंदर कुछ ऐसी पार्टीज भी हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि है तो प्राइवेट लेकिन वो हाउस होल्ड नहीं है और वो सरकार भी नहीं है। अगर आपको याद हो, जैसे कि एक एनपीओ होता है। व्हाट इज एनपीओ? एनपीओ इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं? इन ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि वो किसी एक सेक्टर में काम करती हैं, उस सेक्टर से रिलेटेड वो कुछ सोशल वेलफेयर का काम करती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है दीज आर नॉन गवर्नमेंट, या आप इनको बोल सकते हैं कि ये प्राइवेट है। इनका काम क्या है? इनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। सो दीज आर नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, जिनका काम क्या है? किसी सोशल वेलफेयर के सेक्टर में काम करना, जैसे कि एजुकेशन हो गया, जैसे कि हेल्थ हो गया, इन सेक्टर में, या कोई अवेयरनेस से रिलेटेड कोई हो गया कि हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो ये सेक्टर, ये नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो सोशल वेलफेयर काम करते हैं, उसमें भी ये कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं। अगर किसी को ये पढ़ा रहे हैं तो बुक्स खरीदेंगे, टीचर की सैलरी पे करेंगे, कंज्यूमर्स आइटम रजिस्टर, पेन, कॉपी, पेंसिल वगैरह खरीदेंगे, तो उनका खर्चा भी ये इंस्टीट्यूट्स जो एक्सपेंडिचर करते हैं, क्योंकि ये हाउस होल्ड नहीं है तो यहाँ कवर नहीं होंगे, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट है तो यहाँ कवर नहीं होंगे, तो इसलिए इनको भी हम प्राइवेट पार्टी मानते हैं। और प्राइवेट पार्टी के नाम पे इन्होंने जो एक्सपेंडिचर किया है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो कहाँ कवर होगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर कवर होगा। दिस फिनिशेस आवर इनकम डिस्पोजेबल मेथड। अब जो प्रोडक्ट डिस्पोजेबल मेथड है वो मोर और लेस, अगर आपको हमारा लेक्चर नंबर 5 या 6 के अंदर जब हम नेट प्रोडक्ट मेथड पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं नेट प्रोडक्ट मेथड से थोड़ा बहुत ये जो मेथड है ये लिंक करता है। क्योंकि प्रोडक्ट डिस्पोजेबल मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं? इन प्रोडक्ट डिस्पोजेबल मेथड हम हर एक सेक्टर के लिए, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, फॉर्म्स हो या फॉरेन सेक्टर हो, उनके लिए जो फाइनल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो कि डिस्पोज हुए हैं, एक्चुअली डिस्पोज मतलब सेल ऑफ हुए हैं, हम उनको काउंट कर रहे हैं। तो बेसिकली आप अपने एरिया के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं या गवर्नमेंट सेक्टर हैं या फॉर्म्स हैं या फॉरेन प्लेयर्स हैं, उन्होंने कितना फाइनल प्रोडक्ट परचेज किया, कितना डिस्पोज हुआ उन सेक्टर में, हम उनको काउंट कर लेते हैं। ये थोड़ा आसान होता है, इसका डेटा थोड़ा इजीली अवेलेबल है रादर देन इनकम डिस्पोजेबल मेथड। लेकिन इनकम डिस्पोजेबल मेथड इज मोर और लेस वेरी रिगरसली फॉलोड। अब इनकम डिस्पोजेबल मेथड या प्रोडक्ट डिस्पोजेबल मेथड दोनों की दोनों पार्ट है एक्सपेंडिचर मेथड के। अब ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है इसके अंदर कुछ छोटे मोटे आइटम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कि हम बहुत बार कवर कर चुके हैं, सबसे पहले फैक्टर पेमेंट का और ट्रांसफर पेमेंट का। जैसे कि आपको पता है फैक्टर पेमेंट क्या होती हैं? जिनके बदले कोई फैक्टर सर्विसेज दी जा रही है, तो ये नेशनल इनकम का पार्ट बनते हैं। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? जैसे कि ओल्ड एज पेंशन हो गई, आपने बेरोजगारी भत्ता दे दिया, विच इज ऑल्सो नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, और इन मेनी नेशंस देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई। तो वो भी क्या है? एक ट्रांसफर पेमेंट है। व्हाई इज इट ट्रांसफर पेमेंट? बिकॉज आप उसके बदले में कुछ नहीं ले रहे। तो क्योंकि यहाँ पे बदले में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता। ये दूसरी चीज हमें ध्यान देनी होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आप एक घर पे रहते हैं, वो घर आपका अपना है। अब उस घर को अगर आप नहीं रह रहे होते, उस घर में अगर आप नहीं रह रहे होते तो आप उसको रेंट पे देते। So the rent which you would have received had you not been residing in that house is known as the imputed rent. Imputed rent example है imputed expenditure का, कि अगर आप उस घर पे नहीं रह रहे होते तो आप कोई ना कोई उस घर के ऊपर कोई खर्चा करता imputed rent के नाम से। तो ये भी आपका क्या है? नेशनल इनकम का पार्ट माना जाता है, क्योंकि एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तीसरा कि सर एक्सपेंडिचर अगर मान लीजिए हो रहा है एक सेकेंड हैंड गुड के ऊपर, सेकेंड हैंड कार है, सेकेंड हैंड मोबाइल है, सेकेंड हैंड लैपटॉप है, तो क्या ये नेशनल इनकम के अंदर आने चाहिए? द आंसर इज नो। सिंपल सा रीजन है, सेकेंड हैंड गुड्स जिस साल इनकी प्रोडक्शन हुई होगी उस साल इनके ऊपर एक्सपेंडिचर पहली बार हुआ होगा। तो उस साल पहली बार जब ये प्रोड्यूस होंगे, जब इनके ऊपर पहली बार एक्सपेंडिचर हुआ होगा, तो ये नेशनल इनकम के अंदर काउंट कर लिए गए होंगे।
सब्सिक्वेंट ईयर में जाके अगर इनके ऊपर ये सेकंड हैंड गुड्स बन जाते हैं और फिर कोई इनको सेल और परचेज कर रहा है तो डबल काउंटिंग का इशू आ जाता है। तो इसलिए सेकंड हैंड गुड्स के ऊपर जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता। आई होप आपको एक्सपेंडिचर मेथड समझ में आया होगा। इनकम डिस्पोजेबल मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप अकेडमिकली देखें तो, और ज़्यादातर गवर्नमेंट का जो खासकर इंडियन गवर्नमेंट का भी जो डेटा बनता है एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर वो इनकम डिस्पोजेबल मेथड को फॉलो करता है। तो कई लोगों को ये PFCE, GFCE, GDCF और नेट एक्सपोर्ट जैसी चीज़ें बड़ी फेमिलियर लग रही होंगी, क्योंकि कभी कभी सरकार इसी फॉर्म में डेटा आपको देती है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच।